तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज अपन पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अपना भी जो हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी बहुत इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है इसमें फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। ठीक, एक दूसरा पढ़ना है अपन को यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तीसरा पढ़ना है अपन को क्रांतिकारियों का। इसके बाद आएगा अपना ये जर्मनी और इटली का निर्माण। फिर इसके बाद आ जाएगा राष्ट्रीय दृश्य की कल्पना। इसके बाद राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूरोप फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो देखो, राष्ट्रवाद क्या, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान, एकता और समर्पण की भावना। ठीक है, क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद का अर्थ है। या फिर जब किसी देश के लोग स्वयं को एक राष्ट्र का नागरिक मानते हैं और देश के विकास, सुरक्षा, सम्मान के लिए मिलकर काम करते हैं तो राष्ट्रवाद, उसे तो राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, ये भी राष्ट्रवाद कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे अपन। उदाहरण में जैसे कि देखिए, भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं या राष्ट्रगान गाते हैं। ठीक है, और देश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो यही क्या कहलाता है? आपका राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। तो अपन सेकंड देखेंगे। इसमें सेकंड है 1789 से पहले फ्रांस की स्थिति कैसी थी? तो 1789 से पहले फ्रांस में, ठीक है, बोरबोन राजवंश का शासन था। ठीक, किसका शासन था? बोरबोन राजवंश का शासन था। उसी समय राजा लुई 16, मतलब राजा लुई 16। ठीक, कौन? राजा लुइस। लुइस क्या करना है इधर यार, एक मिनट। लुइस, राजा राजा लुइस 16, ठीक है, शासन करता था। ठीक, और उस समय फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र था। इसके बाद आ जाता है निरंकुश राजतंत्र क्या है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा की शक्ति पर कोई नियंत्रण ना हो। ठीक है, राजा की जो शक्ति है उस पर किसी का नियंत्रण ना हो। वही कानून बनाए, वही निर्णय ले और वही जनता की राय। ठीक है, और जनता की राय का कोई महत्व नहीं, सब कुछ वही है। मतलब मान लो करता रहता वही कहलाया। जैसे एक हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कहाँ पे? अपना नॉर्थ कोरिया में हालांकि है सही, उसकी जनता उसको प्यार करती भी है, वो बढ़िया नेता है। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी समाज के 3 वर्ग थे। एक पहला था अपना प्रथम वर्ग, जिसमें क्या पादरी वगैरह आते थे। ठीक है, ये चर्च के अधिकारी होते थे, ये धार्मिक कार्य किया करते थे, इन्हें कर नहीं देना पड़ता। ठीक, और राजा की विशेष सुविधाएं इनको मिलती थी। इसके बाद अगला देखेंगे, दूसरा है अपना द्वितीय वर्ग में आता है कुलीन वर्ग। ठीक है, नोबिलिटी। ये क्या है? ये बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। देखो इसमें क्या ना, बड़े जमींदार और सामंत थे जिनके पास ऊंचे सरकारी पद इन्हीं के पास थे। मतलब ये जो जितने भी इनकी जो सरकार होगी, सरकार में जितने भी बड़े बड़े पद होंगे वो किसके? कुलीन वर्ग के पास होंगे। ठीक है, करों से छूट मिलती थी इनको और विलासिता का जीवन जीते थे। ठीक है, इनको कोई किसी से मतलब नहीं। अब ये तीसरे में आते हैं सामान्य लोग, कॉमन पीपल। इसमें आ जाते जैसे कि आपके किसान आ गया, मजदूर आ गया, व्यापारी, कारीगर, छोटे कर्मचारी वगैरह क्या है, इसमें आते थे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इन्हीं लोगों पर सबसे अधिक कर लगाया जाता था। किन के ऊपर सबसे ज्यादा अधिक कर लगाया जाता था? कॉमन पीपल, ठीक है, सामान्य जनता पर। और इनके पास कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था, और गरीब और बेरोजगारी बढ़ रही थी इससे। ठीक, तो अब क्या हुआ आगे? अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति 1789। ठीक, क्रांति क्यों हुई? फ्रांस में जनता राजा के अत्याचारों से परेशान हो गई थी। वो तो बनी बात है, कोई अत्याचार करेगा राजा तो सब परेशान होंगे। ठीक, और कारण क्या? सबसे अधिक अत्यधिक कर लेना, महंगाई, खाद्यान्न में कमी, अमीर गरीब के बीच असमानता और जनता को अधिकार ना मिलना। राजा खुद बना तो वही अपना निर्णय ले रहा, वही नियम कानून बना, सब वही कर रहा है, तो जनता से कोई नहीं पूछ रहा। तो क्या इसी कारण थी? इसी कारण 1789 ईस्वी में जनता ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और यही फ्रांसीसी क्रांति कहलाती है। ठीक है, जो फ्रांस में जो राजा था उसके खिलाफ उन लोगों ने विद्रोह किया। ठीक, कौन था राजा? ये लुई 16 करके था। ठीक है, कौन था इसमें? ये अपना राजा लुई 16 था। ठीक, लुई 16 राजा था। ठीक है, अब फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य नारे क्या थे? स्वतंत्रता। ठीक है, हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और अपने जीवन में निर्णय लेने की आजादी चाहिए थी। समानता, सभी नागरिक को कानून के नजर में बराबर बनाए। ठीक है, उसे ऊंच नीचे, अमीर गरीब, सुख को आय आधार भेदभाव ना हो। और बंधुता,
सभी लोग भाईचारे, सहयोग और एकता की भावना से रहें। ये तीन मतलब मुख्य नारे थे किसके, फ्रांसीसी कंपनी और क्रांति के। अब फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या थे प्रमुख, सबसे पहले निरंकुशता, राजतंत्र को समाप्त करना। निरंकुश राजतंत्र मतलब वही जो खुद ही निर्णय लेगा राजा, वही करेगा, वही सब सब कुछ है, तो उस चीज को हटाना। ठीक है, जनता को अधिकार देना, जनता के पास पहले अधिकार नहीं था, केवल राजा के पास अधिकार था और बड़े अधिकारियों के पास। सभी नागरिक को समान अधिकार देना चाहिए। ठीक है, और लोकतंत्र राष्ट्रवाद की स्थापना करना, ये क्या है इसके फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य। अब ये राष्ट्रवाद का विकास, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पहली बार यह विचार सामने आया कि राष्ट्र का मालिक राजा नहीं बल्कि जनता होती है। सही बात है। फिर इसीलिए क्या होता है, सभी लोगों को नागरिक कहा जाने लगा। कब से, जब से पता चला कि ये राजा राष्ट्र का मालिक नहीं है बल्कि जनता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को महत्व मिला, राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी और नागरिकों को अधिकार में मान्यता मिली। अब फ्रांस में प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से, सामंतवाद समाप्त हुआ। ठीक है, सभी के लिए एक समान कानून बनाए गए, कर व्यवस्था में सुधार किए गए, पूरे देश को एक समान मापतौल लागू प्रणाली लागू, ये नहीं कि वो गरीब है वो अमीर है उससे कोई मतलब नहीं। तो प्रशासन को अधिक व्यवस्थित बनाया गया। ठीक, कब, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो फ्रांसीसी क्रांति तो उसमें सब परिवर्तन आए। अब प्रतीक क्या रहा, तो भैया सबसे पहले तो एक तिरंगा झंडा बनाया गया। ठीक है, किसका, फ्रांस का। तो फ्रांस का एक राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक, जो राष्ट्र की एकता का प्रतीक बनता है। फिर लव मोर से करके इनका क्या है, राष्ट्रगान है। ठीक है, ये क्या है, इनका राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान है लव मोर से करके। ठीक है, यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। यह क्रांति के दौरान लोगों ने देशभक्ति और साहस जगाने के लिए गाया जाता है। ठीक है, अब परीक्षा में योग मतलब याद रखने योग्य तथ्य कौन कौन से, सबसे पहले तो 1789 में कौन क्या हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। राजा कौन था, लुइस 16वां था। ठीक है, लुइस यहाँ पे सा करना है, लुइस, लुई आए तो इसमें क्योंकि UIS है तो हमने कहा लुइस होगा शायद। फिर चलो देख लेना जो भी है। फिर ये वर्ग कौन से तीन थे, पादरी, कुलीन और सामान्य। ठीक है, ये सबसे ऊपर था, फिर उसके बाद ये, फिर ये जनता आखिरी में। मुख्य नागरिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। राष्ट्रवाद का विचार मुख्य क्या था, राष्ट्र जनता से नहीं बनता बल्कि राष्ट्र जनता से बनता है, राजा से नहीं। ये इनके मुख्य तथ्य थे। अब आगे देख लेते हैं। अभी अब आया भैया देखो, फ्रांस की क्रांति के बाद अब आया यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, यह अध्याय मतलब ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप की राष्ट्रवाद भावना कैसे विकसित हुई और किन किन घटनाओं से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या सबसे पहले तो आता है अपना 1815 ईस्वी के बाद यूरोप की स्थिति। देखो, नेपोलियन की हार के बाद 1815 में वियना कांग्रेस आई। ठीक है, वियना कांग्रेस आई। इसका उद्देश्य था कि यूरोप में फिर से पुराने राजाओं का शासन स्थापित किया जाए। इसका, नेपोलियन की हार के बाद जो वियना कांग्रेस आई। लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। ठीक है, वह स्वतंत्रता और अपने अधिकार चाहती थी। इसी से राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो गई। किससे, अगर ये जनता नहीं बोल करती, ठीक है, अगर जनता नहीं चाहती तो क्या होता, वापस राजा का इधर शासन लागू हो जाता। ठीक है, अब कुलीन वर्ग में क्या है, यह यूरोप का शक्तिशाली वर्ग था जिसे कुलीन वर्ग कहा जाता है। विशेषताएं, बड़े बड़े जमींदार होते थे, इनके पास बहुत धन और भूमि होती थी, ऊंचे सरकारी पद इन्हीं के पास थे, राजा इनका समर्थन करता था और आम जनता पर इनका प्रभाव रहता था। किसका, कुलीन वर्ग का। अब उदारवाद। ठीक है, उदारवाद में क्या, उदारवाद का अर्थ क्या होता है, बोले देखो, स्वतंत्रता और समान अधिकारों का समर्थन करना, ये क्या कहलाता है, उदारवाद। उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि जनता को स्वतंत्रता मिले, सभी नागरिक कानून की दृष्टि में एक समान और संविधान के अनुसार समान शासन हो, लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार मिले। ठीक, ये कौन चाहते थे भैया, उदारवादी लोग। और आर्थिक उदारवाद में क्या था, व्यापार पर कम सरकारी नियंत्रण हो, उद्योग और व्यापार में स्वतंत्र हो और एक समान मुद्रा कर व्यवस्था हो। हमारे कुछ रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी क्या है, पुरानी परंपराओं और राजतंत्र से बनाए रखना। ठीक, ये क्या कहलाता, अपना रूढ़िवादी कहलाता। अब ये लोग क्या थे, राजा के शासन चाहते थे। ठीक है, और पुरानी सामाजिक व्यवस्था ना बदलना नहीं चाहते थे। चातुर कुलीन वर्ग की शक्ति बनी रहे, ये भी चाहते थे। लेकिन ऐसे में सुधारों के पक्ष में भी थे ताकि जनता का संतोष कम हो जाए। पूरा अगर ये कर देंगे तो जनता तो उनके ऊपर चढ़ बैठेगी ना। अब आता है भैया आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन में क्या होता है, देखो, आर्थिक परिवर्तन 19वीं शताब्दी में। ठीक है, कब, 1900 शताब्दी में ईस्वी
शताब्दी में यूरोप में उद्योग और व्यापार तेजी से क्या बढ़ने लगे। ठीक, परिणाम क्या निकला? तो नए कारखाने खुले, रेलवे और सड़कों का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, लोगों का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। ठीक है, अब ये कौन है? जॉल फेरन। जॉल फेरन देखो, यह 1834 ईस्वी में प्रशा, ठीक है, के नेतृत्व में बनाया गया सीमा संघ था, जिसे क्या कस्टम यूनियन कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? तो विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच व्यापार आसान करना, आंतरिक कर समाप्त करना, इसके बाद आर्थिक एकता और स्थापित करना। ठीक, महत्व क्या है? जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला, ये इसका महत्व है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे क्या बोल रहा है? राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? तो देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के मुख्य कारण, पहला तो हमने सबसे पहला है प्रसार, ये अपनी फ्रांसीसी क्रांति। फिर इसके बाद आपका आया कौन? उदारवाद का प्रसार। फिर औद्योगिक क्रांति, फिर आर्थिक एकता, उसके बाद जैफरिन जो प्रसा का वो था, क्या बोलते हैं इसको, कौन था प्रसा का? ये कहाँ गया? ये था अपना जैसे प्रसा का कोई था, अभी आगे पता चलेगा प्रसा का कौन था। ठीक है, नेतृत्व में आया। फिर जनता ने राष्ट्रीय चेतना जागी। फिर इन सभी कारणों से लोग महसूस किया कि अलग राज्यों में नहीं बल्कि एक राष्ट्र के नागरिक हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? 1815 में क्या वेनाइस कांग्रेस, वियना कांग्रेस आई। फिर 1834 में कौन? जेफ जेल फेरिन, ठीक है, जॉल फेरिन की स्थापना की। फिर प्रशा के नेतृत्व में जेल फेरिन की स्थापना की। ठीक है, उदारवाद में स्वतंत्रता समानता और अधिकार आए। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार में रूढ़िवादी का है पुरानी व्यवस्था का समर्थन करना। अब आगे बढ़े तो क्रांतिकारियों का युग। क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 तक, यह भी जो क्या है अपना परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि 1830 से 1848 के बीच यूरोप में विभिन्न देशों राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के लिए कई क्रांतियां हुई। तो क्रांति का युग भी कहा जाता है। क्यों कहा? इसमें देखो, क्रांतियों का युग क्या है? 1830 से 1848 के बीच यूरोप में अनेक देशों की जनता ने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता के लिए आंदोलन किए, इसलिए इस अवधि को क्रांतिकारी का युग कहा जाता है। ठीक है, क्रांतिकारी 1830 की क्रांति क्या हुई थी? 1830 की क्रांति कहाँ हुई? सबसे पहले तो 1830 में फ्रांस में राजा चार्ल्स दसम, ठीक है, की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया। परिणाम क्या निकला इसका? चार्ल्स दसम को गद्दी छोड़नी पड़ी, लुईस फिलिप नया शासक बना और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। प्रभाव क्या रहा है इसमें? प्रभाव देखेंगे तो 1830 की क्रांति से बेल्जियम, पोलैंड, इटली और जर्मनी के लोग को भी प्रेरणा मिली। आगे इन लोग का ही बनता है ना, बेल्जियम की स्वतंत्रता। अब 1830 में बेल्जियम ने नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड हॉलैंड से स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, परिणाम क्या मिला? बेल्जियम ने स्वतंत्र राष्ट्र बना गया। ठीक है, बन गया 1831 में बेल्जियम स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, एक साल बाद सीधा। महत्वपूर्ण तथ्य, बेल्जियम यूरोप का पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसे 1830 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता मिली। ठीक है, अब यूसेपे मैजिनी। यूसेपे मैजिनी कौन है? यह टॉपिक का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, जन्म इसका 1807 ईस्वी में हुआ था। देश था इटली। विचार थे प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्र होना चाहिए, लोगों की राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, विदेशी शासन समाप्त होना चाहिए। अब यंग इटली, मैजिनी ने 1831 में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। किसने? ये मैजिनी ने किया था। ठीक है, ये किसने किया? मैजिनी ने। मैजिनी ने स्थापना की इसमें। इटली उद्देश्य क्या था? इटली का एकीकरण, विदेशी शासन समाप्त करना और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाना। आप देखिए भैया, यंग यूरोप, जवान यूरोप, मैजिनी के बाद यंग यूरोप नामक संगठन भी बनाया किसने? ठीक है, फिर उद्देश्य क्या था? पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का विचार करना, प्रचार करना, विभिन्न देशों और युवाओं को एकजुट करना। ठीक है, फिर 1848 की क्रांति, तो यूरोप में कई देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली और में क्रांतियां हुई। कारण क्या था उसका?
कारण था भैया बेरोजगारी, गरीबी, राजनीतिक अधिकार की कमी और इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना, ये इसके कारण थे। परिणाम क्या निकले? कई देशों में संविधान बनने की मांग उठी। क्या हुआ? कई देशों में अपना संविधान बनने की मांग हुई, जनता को कुछ राजनीतिक अधिकार मिले, ठीक है। फिर राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को और बल मिला। ये क्या है इसके? 1848 की क्रांति के। फिर फ्रैंकफर्ट संसद, फ्रैंकफर्ट संसद कब? 1848। तो 1848 में 1848 में जर्मनी के प्रतिनिधि ने फ्रैंकफर्ट का संगठन किया, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य क्या था? जर्मनी का एकीकरण, संविधान बनाना, लोकतंत्र शासन स्थापित करना। परिणाम का निकला प्रसार, यह प्रयास सफल नहीं हुआ, ठीक है। लोकतंत्र के बाद जर्मनी के एकीकरण का आधार बना, ठीक। लोकतंत्र के लेकिन बाद में जर्मनी की प्रभु चलो यार एकीकरण का आधार बना। ऐसे महिलाओं की भूमिका रही। महिलाओं ने क्या किया? इन्होंने क्या जुलूस निकाले, राजनीतिक अधिकार की मांग की, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था उस टाइम पे महिलाओं को। अब आगे बढ़ते हैं। जर्मनी और इटली का निर्माण। तो जर्मनी इटली का निर्माण देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर जर्मनी और इटली कैसे एकीकृत राष्ट्र बनने आए हैं, ठीक है। तो जर्मनी का निर्माण, तो पहले जर्मनी की स्थिति क्या थी? 19वीं शताब्दी में की शुरुआत में जर्मनी एक देश नहीं था। यह 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग राजा, सेना, प्रशासन था। इससे जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर था, ठीक है। ये आया जॉल फेरन, ठीक है। जॉल फेरन आया कब? जॉल फेरन की स्थापना कब हुई? 1834 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? प्रशा के नेतृत्व में, ठीक है। उद्देश्य क्या था? राज्यों के बीच व्यापार काम क्या कहते हैं आसान बनाना, आंतरिक सीमा को समाप्त करना, आर्थिक एकता स्थापित करना। महत्व क्या निकला? महात्मा जेनिफरिन ने जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का सत्ता तैयार किया, ठीक है, सत्ता तैयार कर दी। ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था, ठीक है। बिस्मार्क क्या था? प्रशा का प्रधानमंत्री था। उसे जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है। उसकी नीति थी, उसकी नीति क्या थी? रक्त और लोहा, मतलब ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी उसकी। केवल भाषण से नहीं बल्कि युद्ध मतलब रक्त, शक्ति मतलब लोह के बल के कारण एकीकरण किया जाए। जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? बिस्मार्क ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध 1864 में, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 1866 में, और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध कब? 1870 से 71 में। इन युद्धों को विजय के बाद, ठीक है, इन युद्धों में जीतने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। परिणाम, प्रशा के राजा बेल्जियम प्रथम जर्मनी की सम्राट बने, ठीक है। वायसराय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। अब आगे देखेंगे क्या बोलता है भैया। अब इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण क्या बोलता है? तो सबसे पहले इटली की स्थिति देखो। इटली सभी में से, इटली भी कई राज्यों के छोटे छोटे बटे हुआ था, ठीक है। कुछ राज्य पर ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रण भी था। कुछ लोग राष्ट्र में एकता नहीं थी, ठीक। इसके बाद कौन आया भैया? ग्यूसेपे मैजिनी, ये इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था, ठीक है। 1831 में यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? इसी ने की। उद्देश्य क्या था? इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बनाना इसका उद्देश्य था। काउंटर कैबूर सार्डिनिया, ठीक, का प्रधानमंत्री था, ठीक। सार्डिनिया कौन था? प्रधानमंत्री था ये। पाइडोमेन लिखा है इसमें, पाइड पाइडमोएंट, ठीक है। पाइडमोएंट जो भी है, पाइडमोएंट बोलेंगे, जो भी बोलेंगे आप लोग कमेंट करना क्या बोलेंगे। कुल कूटनीतिज्ञ, कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रेलिया को हराया और उसकी उत्तरी इटली के राज्यों को जोड़ा, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया कब्जा किए थे इधर इटली के राज्य को, वो उसने क्या किया? हमला करके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो इटली कुछ राज्यों को छुड़ाया। अब देखिए राष्ट्र के उद्देश्य कल्पना।
राष्ट्र की उद्देश्य कल्पना क्या है? जब किसी देश राष्ट्र की चित्र प्रकृति मूर्ति महिला के रूप में दिखाई जाती है तो उसे उस राष्ट्र की दृश्य कल्पना कहते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में जब यूरोप की राष्ट्रवाद बढ़ रहा था तभी लोगों ने देशभक्ति जगाने के लिए कलाकारों की ने राष्ट्र को एक प्रतीकात्मक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया। इसका उद्देश्य था कि लोग राष्ट्र को एक परिवार की तरह अपना माने। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक मैरिन, ठीक है, मैरियन। मैरियन कौन थी? मैरियन एक कोई वास्तविक महिला नहीं थी, ठीक है, यह फ्रांस के राष्ट्र का एक प्रतीक था। उसे स्वतंत्रता, समानता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया। मैरियन की पहचान क्या थी? चित्रों और मूर्तियों में मैरियन के सिर पर एक लाल टोपी या कैप दिखाई जाती है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये लाल टोपी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता का प्रतीक। फ्रांसीसी कंपनी ने क्रांतियों के समय इसे आज़ादी का चिन्ह माना जाता है। ठीक। जब मैरियन कहाँ दिखाई देती है? तो डाक टिकटों पर, सिक्कों पर, सरकारी भवनों में, अगर मूर्तिकारों के चित्रों में। जर्मनी का राष्ट्रीय अरे परेशान हो रहे अब। राष्ट्रीय प्रकृति तो जार्मेनिया। ठीक। फ्रांस की कौन थी? मेरियन, और जर्मनी के जर्मानिया। जर्मानिया कौन थी? यह भी एक वास्तविक महिला नहीं थी, वह जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक थी। वह वीरता, शक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानी जाती हैं। पहचान क्या है? जर्मनिया के हाथ में अक्सर तलवार और ओक की पत्ती का मुकुट दिखाया जाता है। ठीक है, हाथ में तलवार और ओक और पत्तियों का मुकुट। ओक की पत्तियों का अर्थ क्या है? ओक की पत्तियों का अर्थ होता है साहस, शक्ति और वीरता का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व। इन प्रतीकों का उद्देश्य क्या था? लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, लोगों को यह महसूस कराना कि वे एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, राष्ट्रवाद का प्रचार करना। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखो, मैरियन किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो मैरियन किसका? फ्रांस का। सॉरी, फ्रांस नहीं, इटली। तो इटली है कि फ्रांस है, बता जल्दी। इसका ये इटली का ये है ना? ये देखो फ्रांस का। हाँ, फ्रांस का, ये इटली का है ये वाला। ठीक। मैरियन किस, अरे यार एक मिनट, मैरियन फ्रांस का है। गलत हो गया हम। कोई नहीं, होता है कभी कभी। पीछे जाते जा रहे हैं अपन तो। ठीक। ये मैरियन जो है, ये फ्रांस की थी। ठीक है, ये किसका था? फ्रांस का प्रतीक था। ठीक। इधर करेंगे अपन फ्रांस। तो जर्मनी किसका? तो जर्मनी का। मैरियन के सिर पर लाल टोपी का स्वतंत्रता का प्रतीक थी। और जर्मनी का मुकुट, ये शक्ति और किसके लिए वो था? जर्मनी का मुकुट पत्तियां जो थी साहस, शक्ति और वीरता का प्रतीक थी। ठीक है ना, साहस, शक्ति और वीरता। साहस, शक्ति और वीरता। और राष्ट्र देश की कल्पना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भाई अपन ने देख ही लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम। ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम, एकता, समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद, जब कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश पर या क्षेत्र पर कब्जा करे, उस पर शासन करता है तो उसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया, पता ही है सभी को। ये साम्राज्यवाद का बहुत उदाहरण है। 19वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति देखो। 19वीं शताब्दी में यूरोप अंत तक जर्मनी, इटली और अन्य देशों के एकीकरण को हो चुका था। ठीक है, अब यूरोप के शक्तिशाली देश थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अधिक उपनिवेश बनाना चाहते थे, अधिक संसाधनों, व्यापारिक क्षेत्र प्राप्त करना चाहते थे। इससे देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। बॉल्कन क्षेत्र। इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है बॉल्कन क्षेत्र। बॉल्कन क्षेत्र कहाँ है? बॉल्कन क्षेत्र यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग का क्षेत्र है। उस समय कई छोटे छोटे देश थे। ठीक है, जैसे कि सर्बिया, ग्रीस, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया, मोन्टे मोन्टेने मोन्टे नेग्रो,
अल्बानिया, ठीक, ये थे कुछ कौन से देश थे छोटे छोटे। बाल्कन क्षेत्र में समस्या क्यों थी? तो पहला यह क्षेत्र ऑटोमन यानी तुर्की साम्राज्य के अधीन था। धीरे धीरे तुर्की साम्राज्य कमजोर होने लगा, तब यहाँ रहने वाले जातियां स्वतंत्र होना चाहती थी। परिणाम क्या निकला? देश के प्रत्येक अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहता था। देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ते बढ़े और रूस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपीय शक्तियों भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, इसी कारण बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता है, पाउडर केज ऑफ यूरोप। फिर अपना अगला इसमें आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद का संबंध। तो राष्ट्रवाद ने लोगों ने अपने देश के प्रति प्रेम बढ़ाया, लेकिन जब यही भावना अत्यधिक बढ़ गई तो देश अधिक शक्तिशाली बनने लगा, दूसरे देशों पर अधिकार जमाने लगा और उपनिवेश स्थापित करने लगे। यही से साम्राज्यवाद का बढ़ावा मिला। प्रथम विश्व युद्ध 1914। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के कारण यूरोप में तनाव लगातार बढ़ता गया। ठीक, परिणाम क्या निकला? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसी कारण मुख्य इसी में प्रमुख कारण शामिल थे उग्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, गुप्त संधि। उग्रवाद में अपने देश को सबसे श्रेष्ठ मानकर दूसरे देशों से टकराव की भावना रखना। साम्राज्यवाद दूसरे देशों पर कब्जा करके उन पर शासन करने की अनुमति। सेना और हथियारों की भी शक्ति बढ़ाकर समस्याओं का समाधान युद्ध से करना। गुप्त संधि दो या दो से अधिक देशों के बीच गुप्त रूप से किए गए सैन्य या राजनयिक समझौते। ठीक है, अब यूरोप में राष्ट्रवाद, पूरे अध्याय का सार देखो। फ्रांसीसी कंपनी कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक, राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद धीरे धीरे फैला। ठीक है, 1830 से 1838 की क्रांतियों ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ। फिर मेरियन और जर्मनी जैसे प्रतीक राष्ट्र बने और राज्य राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा के अंत में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। अब देखो इसमें 1789 फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथि है। 1804 में नेपोलियन संहिता, 15 में आ जाएगा विस्मय, 30 में फ्रांसीसी कंपनी, 31 में यंग इटली की स्थापना, 34 में जेलफिन की स्थापना, जेलफेरिन, 48 में यूरोपीय क्रांति, 61 में इटली के एकीकरण, 71 में जर्मनी का एकीकरण और लास्ट में 1914 में क्या? प्रथम विश्व युद्ध। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे नहीं है तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो जिसने वीडियो को पूरा देखा उसको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो अब इसमें से आने वाले सभी क्वेश्चन हल कर देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कौन सा? भारत के, ठीक है, राष्ट्रवाद। भारत की कर लो या भारत का राष्ट्रवाद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।